हेलो फ्रेंड्स, आज प्लूटो के दूसरे वीडियो में का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था कि प्लूटो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उन पे किन किन लोगों का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे देखते हैं कि जो प्लेटो है उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बोला जाता है। मतलब ये होता है कि जैसे कि सोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच प्लेटो रोट, किन सर्कमस्टांसेस में प्लेटो लिखने का काम करते हैं। तो वह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पेलोपोनेशियन वार चल रहा होता है सिटी स्टेट्स के बीच में। एथेंस एंड स्पार्टा दो सिटी स्टेट थे। इन सिटी स्टेट के बीच में पेलोपोनेशियन वार लगभग बहुत ही लंबे समय तक चला है। लास्टली क्या होता है, स्पार्टा जीत जाता है और एथेंस हार जाता है, और जो प्लेटो होते हैं वो होते हैं एथेंस के। तो जब एथेंस हारता है तो इनको बहुत ही गहरा से सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर एथेंस हार क्यों गया और स्पार्टा जीता क्यों, इनके पीछे रीजन क्या थे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं कि आखिर जो और कि कारण क्या है और उसके बारे में रेमेडीज, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में ये लिखना शुरू करते हैं। तो जो जो लिखने का प्रोसेस होता है वो होता है कि जो स्पार्टा जीतता है और एथेंस हारता है, तो ये फोकस करता है इनको कि इसके एथेंस की सोसाइटी को फिर से क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, और स्पार्टा एथेंस को जो एक आइडियल स्टेट बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए कुछ सजेशन देते हैं। उन्हीं सजेशंस में वो लिखते हैं फिर, जैसे कि ये सिटी स्टेट हो गया, पेलोपोनेशियन वार हो गया, वाई वी गॉट डिफीटेड, और वो सोचते हैं कि हम लोग क्यों डिफीट हुए आखिर। यहाँ पे ये पेलोपोनेशियन वार के बारे में दिया हुआ। ठीक है, ये 431 BC में हुआ था, 27 ईयर्स के लिए हुआ था। अब हम देखते हैं कि वाई आर वेज ऑफ लाइफ इन ग्रीस एट दैट टाइम, उस टाइम का जो लाइफ था ग्रीस का वो किन चीज़ों पे चल रही थी। तो पहला तो देखते हैं कि वहाँ की जो सोसाइटी थी तो वो एग्रेरियन थी, स्लेवरी था बहुत बड़े पैमाने पे, इनइक्वलिटीज थी, और वहाँ की जो सोसाइटी थी मेनली पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब पुरुष की प्रधानता होती थी यहाँ पे ज़्यादातर। यहाँ पे सोक्रेटिस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पे आप डिस्कशन सोच सकते हैं कुछ। ठीक है, अब डायलेक्टिक्स है, डायलेक्टिक्स मेथड के ये एग्जांपल है कुछ। डायलेक्टिक्स मेथड हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायलेक्टिक्स एंड डिडक्टिव। तो अब हम ये समझते हैं, ये डायलेक्टिक्स एंड डिडक्टिव मेथड है, मेथोडोलॉजी। मतलब किसी भी फिलोसफर के बारे में जानना है तो हमें उनके बारे में ये जानना पड़ेगा कि वो किस मेथड का यूज करके कोई भी बात वो बोल रहे हैं सोसाइटी को। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं डायलेक्टिक। डायलेक्टिक क्या होता है, आज की डेट में उन्हें हम अगर डिबेट बोले तो भी चल सकता है। ठीक है, डायलेक्टिक होता है कि जैसे किसी ने किसी चीज़ के बारे में एक थेसिस दिया, तो उसी चीज़ के बारे में दूसरे व्यक्ति ने क्या करता है, एंटीथेसिस देता है, आर्गुमेंट करता है। उन दोनों से जो भी मिलके निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें बोलते हैं सिंथेसिस। तो ये प्रोसेस लास्टली तक चलते रहता है जब तक कि कोई सॉल्यूशन निकल ना जाए। जैसे थेसिस हो गया, ये एंटीथेसिस हो गया, इन दोनों से मिलके क्या निकला, फिर से सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस है फिर से थेसिस बन जाएगी। इसके आर्गुमेंट में अगर किसी ने फिर से आर्गूमेंट दिया इसके, तो फिर वो एंटीथेसिस और थेसिस मिलके फिर से एंटीथेसिस, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये से बोलते हैं डायलेक्ट्रिक्स। ये मेनली जो सोक्रेट्स के मेथड थे उसी को प्लेटो ने आगे यूज किया। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। ये लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू द सोक्रेट्स द इंट्रोस्पेक्ट्स योर सोल थ्रू डायलेक्टिक्स। सोक्रेट्स बोलते थे कि अपने सोल को इंट्रोस्पेक्ट करो, किसके थ्रू, डायलेक्टिक्स के थ्रू। मतलब कोई भी चीज़ है उसका सही निर्णय अगर लेना है तो अपने लॉजिकल रीजनिंग ढूंढो। एक होता है इंडक्टिव रिसर्च, एक होता है डिडक्टिव रिसर्च। हम देखते हैं ना जो जो प्लूटो है वो डिडक्टिव रिसर्च पे जाते हैं, ये बोल सकते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले पर्टिकुलर केसेस से ये जनरल केस की तरफ जाता है, मतलब इसको बोल सकते हैं हम साइंटिफिक रिसर्च भी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम फिलोसफर रिसर्च भी। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ों को मतलब सोच के बेस्ड होता है, और ये सिर्फ फिलॉसफी पे बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है किसी चीज़ को, फिर थ्योरी दिया जाता है, और इसमें पहले थ्योरी दे दिया जाता है फिर उस चीज़ को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम न्यूटन का एग्जांपल लें, न्यूटन क्या कर रहा था, बार बार देख रहा था कि सेब जो है नीचे
गिर रहे हैं, तो वो बार बार एक ही चीज को, प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, तो लास्टली उसने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने टेंटेटिव हाइपोथेसिस दिया, फिर थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आ जाता है इंडक्टिव रिसर्च में। लेकिन डिडक्टिव रिसर्च जस्ट इसके अपोजिट होता है। जैसे कि हम अगर मान लें कि जैसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं गुजरात के लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब हमें कहीं भी कोई भी गुजराती मिल जाएगा, तो हम ये बोलेंगे अगर वो बिजनेसमैन होगा, तो हमें क्या हो गया, हमने एक तरफ से प्रूफ कर दिया ना कि हाँ, जो गुजराती होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। मतलब पहले हम इमेजिनेशन बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में, और फिर उस चीज़ को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, इंडक्टिव रिसर्च बीइंग विथ ए रिसर्च क्वेश्चन एंड द कलेक्शन ऑफ द एम्पेरिकल डाटा विच आर यूज टू जनरेट हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अप्रोच यूजुअली बिगैन विथ ए थ्योरी ड्रिवन। यहाँ थ्योरी पहले दे दी जाती है, हाइपोथेसिस व्हेन गाइडेड आइडियाज कलेक्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा डिडक्टिव अप्रोच। अब हम आगे चलते हैं। तो जो हम प्लूटो पढ़ रहे हैं, तो प्लूटो को पढ़ने से हमें पहले सोक्रेटिस को भी कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लूटो होता है उन पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस देखा जाता है वो सोक्रेटिस का देखा जाता है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि जो प्लूटो बोल रहा है ना, वो एक्चुअली प्लूटो नहीं बोल रहे हैं, वो सोक्रेटिस बोल रहे हैं। सोक्रेटिस की बातों को प्लूटो के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनका जन्म क्या होता है, 470 BC में होता है। ये भी क्या एथेंस के ही रहने वाले होते हैं। ये डिसिप्लिन पर्सन होते हैं, इनका जो लाइफ होता है वर्चुअस होता है। ठीक है, तो अब हम सोक्रेटिस के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। वर्चू मीन्स होता है, वर्चू मीन्स एक्सेलेंस ऑफ द हैप्पीनेस। ठीक है, वर्चू का मतलब होता है हमें हैप्पीनेस का क्या होना चाहिए, एक्सेलेंस ऑफ हैप्पीनेस। सोक्रेटिस जो थे ना, इनको लोग बहुत ही बुद्धिमान समझते थे। ठीक है, इनको लोग बहुत ही बोलते थे कि दुनिया का जो सबसे ज्ञानवान व्यक्ति है ना, वो सोक्रेटिस है। लेकिन सोक्रेटिस का कहना था कि वो तो हमें ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, ग्रेट बट द एक्सेप्टेड इग्नोरेंस दैट ही डज नॉट नो एवरीथिंग बाज द वाइजेस्ट मैन। वो सब कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोक्रेटिस इज नोन एज द फादर ऑफ एथिक्स। सोक्रेटिस को हम फादर ऑफ एथिक्स बोलते हैं या फिर फादर ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, तो सोक्रेटिस को क्यों बोला जाता है फादर ऑफ एथिक्स एंड या फिर फादर ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि जो सोक्रेटिस के पहले के जो थिंकर्स थे ना, वो फिजिस्ट थे। मतलब कि वो ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि कोई भी चीज़ बना है तो किन चीज़ों से बना है। ठीक है, जैसे कि एज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जो वो फिजिकल प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करते थे। जैसे सम ऑफ दीज स्कॉलर एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं फायर को, वाटर को, एयर को, मतलब ये किन फंडामेंटल एनिमल्स से यूनिवर्स में बना हुआ है। लेकिन सोक्रेटिस जब आए तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लाइफ rather than the elements of life। उन्होंने बोला कि लाइफ का पर्पस को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि लाइफ के एलिमेंट को समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लाइफ के पर्पस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइफ किन चीज़ों से बनी हुई है वो नहीं, हाउ हाउ आउट टू बी लाइफ, ना कि व्हाट इज लाइफ। ठीक है, he believed that it is important to understand how out to live, हमें किस तरह से जीना चाहिए। thus he regarded as a father of ethics, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एथिक्स बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि 3 स्कूल्स ऑफ नॉलेज, मतलब अगर कोई भी चीज़ है वर्ल्ड में, तो वो हमें इच्छा होती है जानने की ये कि हाँ वो किन चीज़ों से बना हुआ है, या फिर इसके पीछे का प्रोसेस क्या था, आगे इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम उनको 3 स्कूल ऑफ थाट्स के बेसिस पे उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक रिलीजन के बेसिस से, एक फिलोसफर के बेसिस से, एक साइंस के बेसिस से। रिलीजन का बेसिस का मतलब होता है फेथ। ठीक है, फेथ के बेसिस पे। फिलोसफर का मतलब लॉजिक लगाना किसी चीज़ के बारे में। साइंस का मतलब एक्सपेरिमेंट करना किसी चीज़ के। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करके बता सकता है आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, आपकी बॉडी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये चीज़ डॉक्टर बता सकते हैं। फिलॉसफी क्या बता सकते हैं लाइफ के बारे में, कि हाँ आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए। ठीक है, लाइफ में किन किन चीज़ों पे महत्व देनी चाहिए, किन चीज़ों को महत्व नहीं देनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को महत्व नहीं देनी चाहिए, या फिर आइडियाज को महत्व देनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें फिलॉसफी बताती है। रिलीजन हमें क्या बताता है कि किस धर्म में किस तरह से लाइफ को जीनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस होता है, नॉलेज इज वर्चू, मतलब वो क्या करते हैं, नॉलेज को ही मानते हैं कि नॉलेज इज द रीजन ऑफ द हैप्पीनेस। मतलब जिसके पास जितना नॉलेज होगा वो उतना हैप्पी होगा। ठीक है, शिफ्ट वाट फ्रॉम वाट इज हाउ। ठीक है, उन्होंने
क्या से कैसे पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं थिंकर्स बिफोर सॉक्रेट्स कैटेगराइज एज ए फिजिस्ट। ये तो हमने देखा है कि जो सॉक्रेट्स से आने से पहले के जो थिंकर्स थे वो क्या थे, फिजिस्ट थे। वो लाइफ किन चीज़ों से बनी है ये ढूंढते थे, लेकिन जब सॉक्रेट्स आए तो वो ये बताए कि लाइफ किस तरह हमें जीनी चाहिए। जैसे वो फायर को ढूंढते हैं, वाटर को ढूंढते हैं, लेकिन सोक्रेटिस जब आए तो वो क्या बोलते हैं, हाउ बी आउट टू लाइफ, हमें किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसेंस ऑफ द सोक्रेट्स था, तो उनका एसेंस क्या निकलता है। जब पर्पस मतलब सोक्रेट्स जब आते हैं तो वो क्या ढूंढना स्टार्ट करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से लें तो अगर हम बनाते हैं न्यूक्लियर बम, ठीक है। तो न्यूक्लियर बम बनाते हैं तो जो फिजिस्ट होंगे वो क्या ढूंढेंगे कि न्यूक्लियर बम किस तरह से बनता है, ठीक है। उनमें कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिस्ट ढूंढते हैं, लेकिन सोक्रेट्स क्या ढूंढते हैं कि न्यूक्लियर बम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर बन गया तो उसका यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से उसका यूज होना चाहिए। तो ये हो गया। इसी तरह हम लाइफ के बारे में बोलते हैं, लाइफ का पर्पस क्या होता है ये बताते हैं। नॉलेज ऑफ गुड लाइफ जीने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। हाउ वी आउट टू लाइफ, हमें लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए, ठीक है। अब सोक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या कहता है, मतलब जो नॉलेज होता है वो सोक्रेट्स किस तरह से, नॉलेज इज द वर्चू ऑफ एक्सलेंस। सोक्रेट्स क्या बोलते हैं, जो नॉलेज है वो वर्चू ऑफ एक्सलेंस है, मतलब नॉलेज अगर जिनके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा वो उतना वर्चुअस होंगे, मीन्स उतना ज़्यादा हैप्पी होंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले सोक्रेट्स बोलते हैं लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, हैप्पीनेस। वर्चू और एक्सलेंस इज ए सोर्स ऑफ क्या है, हैप्पीनेस। मतलब जो जो काम कर रहा है जो भी इंसान, अगर उस चीज़ में उसको हैप्पीनेस मिल रही है तो वो क्या है, उसके लिए वर्चुअस लाइफ है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि एक शू मेकर है, वो क्या कर रहा है, एक अच्छा शू बना रहा है अपने क्रिएशन के लिए। तो वो शू क्या हो जाएगा, शूज क्या हो जाएगा, उसके लिए हैप्पीनेस का सोर्स हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी लीड गुड लाइफ, तो हम लोग अगर करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे लिए हैप्पीनेस है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक डिस्कशन रखते हैं और नेक्स्ट कल करेंगे। ओके, थैंक यू।